बेटी राधा, जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे तब सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। लोग ताने मारते थे कि तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो इतिहास बनाया जा सकता है। उम्मीदपुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे और बीच में एक कच्ची सड़क गुजरती थी। उसी सड़क के किनारे एक पुराना सा घर बना हुआ था। सुबह सुबह राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में संघर्ष भी था और सपने भी। पास ही उसकी सास रुक्मणी चारपाई पर बैठी उसे ध्यान से देख रही थी। पापा हो गए तैयार, अब चलो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, चलो जल्दी, आज मन लगाकर पढ़ाई करना। राधा बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पापा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। अच्छा बेटा, बताओ तो सही, बड़ी होकर क्या बनोगी? पापा, मैं टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी और जो शरारती बच्चे होंगे उन्हें अच्छी तरह अनुशासन सिखाऊंगी। मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी टीचर बनेगी और पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। इतना कहकर सोनू प्यार से अपनी बेटी राधा को बस में बैठा देता है। बस धीरे धीरे स्कूल की ओर चल पड़ती है। सोनू कुछ देर तक बस को जाता हुआ देखता रहता है, घर की ओर लौटने लगता है। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही प्रार्थना चल रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी का सपना जरूर पूरा करना, एक दिन इसे बहुत बड़ी टीचर बनाना। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सोनू को जोरदार टक्कर मारकर भाग गई। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा अपने पापा के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पापा, उठिए ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपका सपना पूरा भी नहीं कर पाई। लेकिन अब सोनू दुनिया को छोड़ चुके थे। सोनू के इस दुनिया से जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस आंगन में पहले हंसी और खुशियां गूंजती थीं, अब वहां हर बात में स्वार्थ और हिसाब किताब दिखाई देने लगा था। राधा और उसकी मां सपना चुपचाप सब सह रही थीं। घर की बड़ी बहू होने के बावजूद अब उनकी कोई इज्जत नहीं बची थी। कमला का झुकाव हमेशा छोटे बेटे और उसकी पत्नी की तरफ रहता था। उसे वही सही लगता जो छोटा बेटा बोल देता। एक शाम पूरे घर वाले आंगन में बैठे थे। तभी छोटी बहू ने राधा और सपना को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। माँ, अब बात को टालने से कुछ नहीं होगा। सोनू भैया को गए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। राधा बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई, कपड़े और बाकी खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से खेतों की आमदनी भी पहले जैसी नहीं रही। आखिर हम कब तक सब कुछ संभालते रहेंगे? तू ठीक कह रहा है बेटा। सोनू के जाने के बाद उनका सहारा भी खत्म हो गया। पहले घर में कमाने वाला आदमी था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब हर दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। माँ जी, सच कहूँ तो अब ये सब हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। हम अपनी जिंदगी संभाले या फिर हर समय राधिका और राधे की जिम्मेदारी उठाते रहें। गांव वाले भी बातें बनाने लगे हैं कि पूरा घर अब इन्हीं के भरोसे चल रहा है। और कब तक ऐसा चलेगा माँ? एक ना एक दिन फैसला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। बातचीत के बीच ही राधिका भी वहां आकर चुपचाप बैठ जाती है। सबकी बातें सुनकर उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उधर छोटी राधा नीचे जमीन पर बैठकर अपनी किताब खोलती है और चुपचाप पढ़ाई करने लगती है। बहू राधिका, मैं सोच रही थी कि अब तुम भी कुछ काम काज संभाल लो। खाली बैठने से इंसान का मन और ज्यादा दुखी हो जाता है। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। हाँ भाभी, हमने सोचा है कि पीछे जो पुराना घर पड़ा है ना, अगर तुम और राधा वहाँ रहने लगो तो तुम्हें भी सुकून रहेगा। यहाँ वैसे भी अब जगह कम पड़ने लगी है। देवर जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमें इस घर से अलग करना चाहते हैं? अरे नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस तुम्हारे भले की सोच रहे हैं। और वैसे भी राधा बड़ी हो रही है, लड़कियों को इतनी पढ़ाई लिखाई काफी होती है। भाभी,
सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। और अब सोनू भैया इस दुनिया में नहीं है, तो आखिर तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक माँ की हिम्मत भी साफ दिखाई दे रही थी। हम कोई बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना राजू का है उतना ही सोनू का भी था। क्या अब इस घर पर हमारा कोई हक नहीं रहा? सीधी बात है राधिका भाभी, तुम्हारी दवा और राधा की पढ़ाई, कपड़े, हर चीज का खर्च बढ़ता जा रहा है। मैं अब इतना सब नहीं संभाल सकता। और अब जब सोनू भैया नहीं रहे तो तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे रामा काका के पास जो पुराना घर है, अब वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। राधा अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन ये बातें सुनते ही वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में बोला, चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो क्या तब भी आप हमें इस घर से जाने को कहते? चलो राधा, जहाँ अपनेपन के लिए भी लड़ना पड़े वहाँ रहना ठीक नहीं होता। राधिका ने अपना छोटा सा बैग उठाया और राधा ने अपनी किताबों को सीने से कस कर लगा लिया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जाते जाते राधा ने एक बार मुड़कर उस हवेली को देखा। अब वो घर नहीं लग रहा था, वो सिर्फ एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां उनके लिए अपनापन और जगह दोनों धीरे धीरे खत्म कर दिए गए थे। माँ, यहाँ मेरे पापा की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या हम सच में ये घर छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, तेरे पापा की खुशबू और उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन जहाँ अपने ही पराये हो जाएं, वहाँ रुकना सिर्फ दिल को रोज रोज तोड़ना होता है। दोनों धीरे धीरे उस पुरानी झोपड़ी की तरफ बढ़ गई, जहां से उनकी नई जिंदगी और संघर्ष की कहानी शुरू होने वाली थी। घर ठीक ठाक तो था, लेकिन ऊपर पक्की छत भी नहीं थी। फिर भी उन माँ बेटी के पास इसके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। माँ, ये घर उस हवेली से कितना अलग है। क्या अब हम सच में यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब यही हमारा घर है। भगवान ने हमें अपनी जिंदगी सुधारने का एक नया मौका दिया है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। हाँ माँ, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और एक दिन पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि गरीब की बेटी भी बड़ा नाम कमा सकती है। लेकिन माँ, अब हम करेंगे क्या? घर में खाने तक का सामान नहीं है और हमारे पास कोई सहारा भी नहीं बचा। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। कल सुबह मैं काम ढूंढने जाऊंगी। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ, अब मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करूंगी। आपको अब अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तेरे पापा भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगली सुबह राधा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग रामा काका वहां आ जाते हैं। अरे राधिका बेटा, तुम यहाँ इस पुराने घर में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? घर में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं काका, बस इतना समझ लीजिए कि अब से यही घर हमारा है। उस बड़े घर में बिना पति के किसी औरत की कोई इज्जत नहीं होती। हम जानते हैं बेटा, वो लोग शुरू से ही ऐसे थे। बस सोनू ही था जो पूरे घर को जोड़कर रखता था। वो हमेशा सबकी इज्जत करता था, छोटों से प्यार और बड़ों का सम्मान करता था। अगर आज सोनू जिंदा होता ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि तुम्हें और राधा को इस तरह घर से अलग करें। सच कहूं बेटा, उसके जाने के बाद उस घर से इंसानियत भी चली गई। अच्छा बेटा, मैं बाजार जा रहा हूं सब्जी लेने। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। ठीक है काका, आप अपना ध्यान रखिए। रामा काका वहां से चले जाते हैं। शाम का समय हो चुका था। उधर राधा अपनी दोस्त पूजा के साथ नदी किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन राधा के चेहरे पर अब भी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ राधा? तुम बस 25 दिन से स्कूल भी नहीं आ रही हो। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ पूजा, आऊंगी कुछ दिन बाद। घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। माँ भी घर पर अकेली रहती हैं। पापा के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी ही बदल गई हो। मंदिर चलते हैं, वहाँ भगवान से तेरे पापा के लिए और तेरी नई जिंदगी के लिए
प्रार्थना करेंगे। देखना राधा, एक दिन सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। चलो पूजा, शायद भगवान ही अब हमारी मदद करें। दोनों सहेलियां धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाने लगती हैं। रास्ते भर राधा चुपचाप चल रही थी और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। राधा, तेरी मम्मी आज क्या कर रही हैं? सुबह से मैंने उन्हें घर पर नहीं देखा। वो आज काम ढूंढने गई होंगी। घर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही ना। माँ अब अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो अंदर से बहुत टूट चुकी हैं। मंदिर पहुंचकर राधा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपने टूटे हुए परिवार का दर्द। हे माँ, सबने हमारा साथ छोड़ दिया है, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। मेरी माँ ने बहुत दुख सहा है, अब उनके जीवन में थोड़ी खुशियां ला दो और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं। मैं एक दिन मेहनत करके बड़ा इंसान बनना चाहती हूँ। बस माँ, अब आप हमें कभी अकेला मत छोड़ना। इतना बोलकर दोनों सहेलियां मंदिर के ठीक आगे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तभी राधा की नजर सामने जाती है जहां एक आदमी फूल बेच रहा होता है। उसकी दुकान पर काफी भीड़ लगी थी। लोग मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल खरीद रहे थे। उसी समय पंडित जी उस आदमी से कहते हैं, माफ कीजिए पंडित जी, आज धूप ज्यादा थी इसलिए कुछ फूल सूख गए, लेकिन कल से मैं आपके लिए बिल्कुल ताजे फूल लेकर आऊंगा। देखो भाई, मैं तुम्हें फूलों के बदले अच्छे पैसे दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, मंदिर के फूल कभी सूखे हुए नहीं होने चाहिए। फूल हमेशा ताजे और खुशबूदार रहने चाहिए। ठीक है, बस ध्यान रखना कि फूल हमेशा ताजे रहे। अगर फूल अच्छे रहेंगे तो मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। राधा ये सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में अचानक एक उम्मीद जाग उठी। वो धीरे धीरे पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, क्या आप फूलों के बदले सच में पैसे देते हैं? हाँ बेटा, मंदिर में रोज बहुत लोग पूजा करने आते हैं और पूजा के लिए फूलों की जरूरत तो हर दिन पड़ती है। पंडित जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप चाहें तो मैं भी रोज आपके लिए फूल ला सकती हूँ। अरे बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें फूल बेचने की बात करनी पड़ रही है? अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और जिंदगी जीने की है। बच्चों के हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं बेटा, फूलों की टोकरी नहीं। क्या करूं पंडित जी, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ अकेले सब संभाल रही हैं। मैं बस उनका सहारा बनना चाहती हूँ। हाँ बेटा, अगर तुम रोज अच्छे और ताजे फूल लाओगी ना, तो मैं तुम्हें उसके बदले अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, काम के साथ अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। एक दिन यही पढ़ाई तुम्हारा भविष्य बदल देगी। ठीक है पंडित जी, मैं कल से आपके लिए रोज ताजे फूल लेकर आऊंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। जब राधा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ राधिका घर के बाहर चौखट पर चुपचाप बैठी हुई हैं। उनके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। राधा भी जाकर उनकी बगल में बैठ जाती है। माँ, आप आ गई? कोई काम मिला क्या? नहीं बेटा, हर जगह जाकर पूछ लिया, लेकिन कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। कोई कहता है मैं चोरी करने आई हूँ, तो कोई तरह तरह की बातें सुनाता है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं मंदिर गई थी ना, वहाँ पंडित जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि अगर मैं रोज मंदिर में ताजे फूल दूंगी तो वो मुझे उसके बदले पैसे देंगे। क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तू अभी बहुत छोटी है। ये तेरी काम करने की उम्र नहीं, पढ़ाई करने की उम्र है। लेकिन माँ, अगर मैं आपका थोड़ा सा सहारा बन जाऊं तो क्या बुरा है? मैं पढ़ाई भी करूंगी और थोड़ा काम भी। नहीं बेटा, मुझे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं है, और वो मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। रास्ते में बगीचे और जंगल भी पड़ते हैं। फूल तोड़ने जाते समय कहीं कोई जानवर आ गया तो मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकती। माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मैं अकेले नहीं जाऊंगी। पूजा भी मेरे साथ रहेगी। दोनों माँ बेटी इसी बात को लेकर आपस में बातें कर ही रही थीं।
राधिका के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और राधा अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अरे राधिका, तू यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी है? राधिका पीछे मुड़कर देखती है। सामने उसकी बचपन की सहेली पूनम खड़ी थी। पूनम, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राधा की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। देख राधिका, ऐसे रोने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अगर बाहर काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना तुम खुद कोई छोटा मोटा काम शुरू करो। अच्छा राधिका, मैं चलती हूँ। ये कुछ रोटियां मैं अपने घर से लाई हूँ, रात में बच गई थी, तुम लोग खा लेना। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है। अगली सुबह राधिका और राधा घर के अंदर खटिया पर बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई थीं। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी। तभी वहां राधिका की सास कमला आ जाती हैं। अरे राधिका, सुना है तू काम ढूंढ रही है? चल मेरे ही घर में काम कर ले, मैं ही तुझे महीने के पैसे दे दिया करूंगी। वाह माँ जी, पहले तो घर से निकाल दिया और अब उसी घर में नौकरानी बनाकर काम करवाना चाहती हूँ। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कम से कम तुझे पैसे तो मिलेंगे। सच ही कहते हैं लोग, पति साथ हो तो औरत की इज्जत भी होती है और उसका अपना घर भी। लेकिन पति ना रहे तो वही औरत सबकी नजरों में बोझ बन जाती है। जिस घर को मैंने अपना समझकर संभाला, आज उसी घर में मुझे नौकरानी बनकर रहने को कहा जा रहा है। माँ जी, हम गरीब जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा आत्मसम्मान अभी जिंदा है। जिस घर से हमें बेइज्जत करके निकाला गया हो, उस घर में नौकर बनकर वापस जाना हमें मंजूर नहीं। और अब आप जैसे यहाँ आई हैं, वैसे ही वापस चली जाइए। मैं ना आपकी बातें सुनना चाहती हूँ और ना ही अब आपकी शक्ल देखना चाहती हूँ। कृपया यहाँ से चली जाइए। राधिका की ये बातें सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहती है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे वहां से वापस चली जाती है। तभी पूनम जल्दी जल्दी काम ढूंढकर राधिका के पास वापस आ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे उसे कोई अच्छी खबर मिल गई हो। राधिका, तेरे लिए काम मिल गया है। सच में पूनम, मिल गया काम, लेकिन मुझे अभी तक कहीं काम नहीं मिला ही नहीं था। हाँ राधिका, लेकिन एक बात याद रखना, काम करते समय किसी की बातें दिल पर मत लेना। लोग मजाक भी उड़ाएंगे, ताने भी मारेंगे, लेकिन तू सिर्फ अपने काम और अपनी बेटी के भविष्य पर ध्यान देना। ठीक है पूनम, अब मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। लोगों का काम बोलना है, उन्हें बोलने दो। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगी और अपनी राधा की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। बेटा, तू घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। और अगर मुझे आने में देर हो जाए ना तो घबराना मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर पूनम राधिका को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम राधिका को अपने साथ लेकर गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंच जाती है। दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन वहीं से राधिका की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। देख राधिका, तेरे लिए मैंने ये काम ढूंढा है। यहाँ तुझे चाय बनानी होगी और जो भी ग्राहक आएंगे ना, उन्हें प्यार से चाय देकर जाना होगा। बस एक बात याद रखना, किसी से ज्यादा बहस मत करना। ठीक है पूनम, मैं काम तो कर लूंगी, लेकिन ये दुकान तो हमारे गांव के पास ही है ना। अगर मेरा देवर राजू या गांव का कोई आदमी यहाँ आ गया तो लोग तो वैसे भी ताने मारेंगे, फिर मैं क्या करूंगी? राधिका, अगर तू लोगों के डर से सोचती रहेगी ना, तो जिंदगी भर भूखी ही रह जाएगी। तूने ही तो कहा था कि अब किसी की बातों पर ध्यान नहीं देगी। आंख बंद करके बस अपना काम कर। ऐसा सोच कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, सिर्फ तेरी बेटी राधा ही तेरी ताकत है। उसके भविष्य के लिए मेहनत कर। हाँ पूनम, तू सही कह रही है। अब मैं किसी के तानों से नहीं डरूंगी। बस यही हिम्मत बनाए रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है पूनम, और मेरे लिए इतना सब करने के लिए धन्यवाद। पूनम इतना कहकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दुकान पर कुछ लोग चाय पीने आते हैं। राधिका घबराते हुए उनके लिए चाय बनाती है और धीरे धीरे सबको चाय देने लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए वो सब सहने को तैयार थी। अगले दिन सुबह राधिका जल्दी उठकर काम पर जाने की तैयारी करने लगती है।
राधा भी उठकर अपनी माँ को देखने लगती है। सुन बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना और समय से स्कूल चली जाना। स्कूल से वापस आकर दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। अगर मुझे आने में देर हो जाए ना तो घबराना मत। ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करना। दुकान पर राधिका चुपचाप लोगों को चाय बनाकर दे रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उधर से 4 पहिया गाड़ी में राजू और खुशबू आते दिखाई देते हैं। दोनों की नजर जैसे ही राधिका पर पड़ती है, वे गाड़ी रोककर नीचे उतर जाते हैं। अरे वाह, देखो तो, जो हमारे घर में खुद को महारानी समझती थी, आज वही सबको चाय पिलाती फिर रही है। सही कह रही हो खुशबू। अब समझ में आ रहा होगा इसे कि पति का सहारा क्या होता है। भैया थे तो बड़ी शान से रहती थी और आज देखो लोगों के सामने चाय बेच रही है। जिसे अपने घमंड पर इतना भरोसा था ना, आज उसकी सारी अकड़ निकल गई होगी। चलो छोड़ो, यहाँ की चाय पीकर भी क्या करेंगे, चलो कहीं और चलते हैं। राजू और खुशबू हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर राधिका का दिल अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वह चुपचाप लोगों को चाय पिलाने लगती है। इधर कमला घर के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी खुशबू हंसते हुए बोलती है, माँ जी, आज आपकी महारानी बहू को देखा हमने। सड़क किनारे दुकान में सबको चाय पिलाती फिर रही थी। भैया थे तो कितनी शान दिखाती थी, आज देखो लोगों के सामने कप धो रही है और चाय बना रही है। सच कहूँ माँ जी, आज उसे देखकर बड़ा मजा आया। अब पता चल रहा होगा कि बिना आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। राजू और खुशबू की बातें सुनकर कमला का दिल दुखने लगता है। उसे बार बार राधिका की रोती हुई आंखें याद आने लगती हैं। बस करो तुम दोनों, किसी के दुख का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। आज जो हाल राधिका का है ना, कल वो हाल किसी का भी हो सकता है। माँ, अब आप फिर उसी की तरफदारी करने लगी। क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने उस बेचारी के साथ बहुत गलत किया है। कुछ महीनों बाद राधिका ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा नया घर बनवा लिया था। घर छोटा जरूर था, लेकिन बहुत सुंदर था। अब माँ बेटी की जिंदगी धीरे धीरे फिर से खुशियों की तरफ लौटने लगी थी। एक सुबह राधा अपनी किताबें ठीक कर रही थी। तभी उसकी सहेली पूजा भागते हुए उसके घर आती है। राधा, अरे तू अभी तक यहीं बैठी है? जल्दी चल स्कूल, आज रिजल्ट आने वाला है। सच में रिजल्ट आ गया क्या? हाँ राधा, पूरा स्कूल पहुंच चुका है। चल जल्दी, मुझे पूरा भरोसा है इस बार तू जरूर सबका नाम रोशन करेगी। जा बेटा, आज तेरे पापा का सपना पूरा होने वाला है। अभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब हम इस साल के टॉप 3 छात्रों के नाम बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर है नेहा, दूसरे नंबर पर है पूजा और तीसरे नंबर पर राधा। ये सुनते ही राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। पापा, मेरा सपना पूरा हो गया, आज मैं टीचर बन गई। तभी ऐसा महसूस होता है जैसे ऊपर आसमान से उसके पिता सोनू की आवाज आ रही हो। हाँ बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मुझे हमेशा से तुझ पर भरोसा था।